कि मेरी आवाज़ जो है आपको क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी जुड़ जाएं लाइव में, सभी जुड़ते रहें। सभी लाइव में जुड़ते रहें, सेशन में सभी जुड़ते रहें। सभी लाइव हो जाए। आज का ये इवनिंग का सेशन लाइव चल रहा है, आप लोग जुड़ते रहें। आप लोग एक गुड इवनिंग करके सभी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सभी लाइव हो जाएं, धीरे धीरे सभी लाइव हो जाएं और सभी हेलो सर या हाय सर या गुड इवनिंग सर बोल करके गुड, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग। मॉन्स्टर गेमर, क्या नाम है, अतुल सचिन, ठीक है, गुड इवनिंग। जुड़ते जाए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। ड्रीम यूपीएससी, जुड़ते जाएं, सभी जुड़ते जाएं। रमिता कालरा, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी जुड़ते जाएं, सभी जुड़ते जाएं सेशन में, लाइव सेशन में सभी जुड़ते जाएं, एक एक करके जुड़ते जाएं, ठीक है? क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी आवाज़ आपको क्लियर समझ आ रही है, सुनाई दे रही है? कमेंट करके बताएं, ठीक है? संध्या कुमारी गुड मॉर्निंग। राजीव यादव जी आपको भी गुड इवनिंग। हाँ गुड मॉर्निंग। रागिनी, सॉरी रागिनी यादव जी गुड मॉर्निंग। ड्रीम यूपीएससी, ऑडियो आ रही है क्लियर आपको? बताइएगा सभी, ऑडियो क्लियर आ रही है ना? चलिए, तो देखिए आज का जो ऐसे हमारा टॉपिक है, देखिए आप लोगों तो लाइव जुड़ रहे हो, मगर लाइव जुड़ने के साथ साथ मैंने ये भी सोचा है कि आप सभी अपना बता दें कि ऑप्शनल आपका क्या है। आपका हिस्ट्री है ऑप्शनल, आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका जियोग्राफी है, तो ये बता दें। और हिस्ट्री वालों के लिए जो जो हैं, या तो जियोग्राफी से हैं या तो किसी और स्ट्रीम से हैं, उनके लिए मैं अच्छे तरीके से सुझाव बताऊंगा। तो आप लोग जुड़ते रहें, लाइव जुड़ते रहें आप लोग। देखिए आज का सेशन जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था कि वो शायद जियोग्राफी के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा था कि सर मैप में बहुत दिक्कत होता है, यानी कि मैप में उनको प्रॉब्लम होता है कि मैप कैसे बनाएं या किस टाइप से मैप को क्लियर करें, ठीक है? तो देखिए जब आप सर सिलेबस का एक्सप्लेन कर देते हैं मेंस का, देखिए जी मेंस का सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, या तो मैं उसको टेलीग्राम में भी जो है उसको डाल दूंगा पीडीएफ बना करके सिलेबस। देखिए मेंस का सिलेबस का यदि हम बात करते हैं ना, तो मेंस का सिलेबस बहुत मतलब बहुत वास्ट होता है, यानी कि इतना मतलब आप समझ लो कि आपको आपने जितना स्टडी किया है, जितना आपने स्टडी किया है उसको आपको शब्दों में बयां करना है, यानी उसको लिखना है आपको। तो आप लिखने में ये करो, और आप सभी रहें। ये जरूरी है क्या पीटी और मेंस दोनों एक साथ हम पढ़ें? देखिए जब आप पढ़ने की बात करते हैं ना, तो हमें
ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, क्या होगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा वो आपका स्टडी बताएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे मतलब कि टॉपर्स ने भी कहा होगा, इनफैक्ट ये बात सही भी है कि पीटी प्लस मेंस की तैयारी क्या हो सकती है, एक साथ हो सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, एकदम हो सकता है। बट आपको ये नहीं सोचना है, मन में ये नहीं ठानना है कि अगर मैं पीटी का तैयारी करूंगी तो मेंस मेरा नहीं होगा। अरे दोनों तो रिलेटेड वही पढ़ रहे हो। क्या जो पीटी में पढ़ते हो क्या तुम वो मेंस में नहीं पढ़ना है? तुमको एकदम पढ़ना है। पीटी में तुमको बस ऑप्शनल रिलेटेड होता है, या उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। अब मेंस में वही आपको 3 पेज लिखना होता है। तो आप एकदम कर सकते हो। आप पीटी का जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसको आपको मेंस के लिए भी करना जरूरी होगा। और राइटिंग, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है राधिका शर्मा का कि राइटिंग, देखिए राइटिंग की अगर यदि हम बात करें तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए राइटिंग आपका बहुत ज़रूरी है। यानी कि मान के चलिए आपको 100% एफर्ट राइटिंग में लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हाँ, ये बात नहीं है कि अब आपको एकदम पूरा सोचना है कि नहीं पूरा एकदम सुंदर सुंदर ईमेल नहीं। देखिए, आपको राइटिंग करना है कि जैसे कि आपको समझ आ जाए या एग्जामिनर को समझ आ जाए, और उतना भी खराब नहीं लिखना है। तो हाँ, इसका मैं पक्षधर हूँ कि राइटिंग को सही सुधारना है। और राइटिंग कहीं ना कहीं एग्जामिनर के लिए एक खुश करने के लिए एक ये होता है, जरिया होता है कि आप राइटिंग से उसे खुश कर सकते हो। राइटिंग अच्छा है जी, क्यों नहीं, राइटिंग अच्छा है, आपका भी अच्छा राइटिंग है। देखिए राइटिंग, आप देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया मेंस का, ठीक है, मेंस में अक्सर ये देखा जाता है, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ने लगता है, या पहले स्टडी चेक नहीं करने लगता कि हाँ हाँ क्या क्या लिखा है। पहले जब पेज पलटेगा तो आपका पहले उसका सबसे पहला फोकस राइटिंग में जाएगा, देखेगा। वो राइटिंग जो होता है उसको मतलब एक खुश कर देता है। उसके जो पहले ही चेक करने से पहले जब देखेगा कि हाँ राइटिंग तो अच्छा है, सुंदर लेखन कला है, तो खुशी पहले ही उसके दिमाग में चलने लगेगा एग्जामिनर कि नहीं राइटिंग अच्छा है, मतलब उसका कॉपी को देख के उसको खुशी होगी, तो मार्क्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। हाँ, बट टॉपिक आते हैं जो हमें एनसीईआरटी में अच्छा से समझ आता है, आ जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं ना, तो देखिए एनसीईआरटी के बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही मस्ट है यूपीएससी के लिए, ठीक है। जुड़ते रहें। देखिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें और बेसिक्स बुक्स की बात करें, देखिए जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो, यानी एनसीईआरटी आप कब पढ़ते हो, मेरा ये आपसे सवाल है कि आप एनसीईआरटी को कब पढ़ते हो। देखिए आप एनसीईआरटी को तब पढ़ते हो जब आपको अपना बेसिक नॉलेज ग्रो करना है, यानी कि नीचे लेवल से आपको ऊपर लेवल तक जाना है, तब आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ते हो। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जो साइड बुक होते हैं, जैसे रामशरण शर्मा हो गया, सतीश चंद्र हो गया, बिपिन चंद्र हो गया, आपका एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, माजिद हुसैन हो सर की जो किताब हो गई, तो इन सारे किताब को आप पढ़ते हो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका जो सोचने का और जो समझने का जो तरीका होता है, और एक समझ जो होता है, वो अच्छे तरीक़ा से विकसित होता है। और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो और आपने यदि बीटेक किया है, या तो आपने ग्रेजुएशन ही किया है, उसके बाद आप पढ़ने लगोगे, एडवांस बुक सब पढ़ने लगोगे, तो आपको कहीं ना कहीं बोरिंग लगेगा, कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगा। तो बोरिंग लगने से क्या हो गया, आप मतलब कि आप डिमोनेटाइज हो जाओगे, या आप मतलब होता है ना कि माथा किरकिरा टाइप का लगने लगेगा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। जी गुड मॉर्निंग
शत्रुघ्न जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो देखिए वही कहना है ना कि आप जब आपका दिमाग किरकिरा होने लगेगा तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो क्योंकि ये सबसे अलग है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो मैथ रीजनिंग साइंस पे नहीं है, वो पूरा है सोशल साइंस पे है। आपने पढ़ा ना, टेंथ में पढ़ा होगा एसएसटी, सोशल साइंस है ना, पढ़ा होगा ना, तो वो पूरा एसएसटी पे डिपेंड है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है, राधिका शर्मा ने बिल्कुल सही कहा है। पहले एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद आप एडवांस बुक्स को पढ़ें, तब आपको जो है अच्छा से समझ आएगा और आप उसे अच्छे तरीक़ा से लिख भी पाओगे अपने शब्दों में। तो एनसीईआरटी जरूरी है। देखिए एनसीईआरटी हो गया, मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी हो गया, आपका एनआईओएस हो गया। एनआईओएस मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, एनआईओएस मतलब ये डिस्टेंस लर्निंग होता है, ट्वेल्थ ये भी कराता है। तो आप एनआईओएस के जो नोट्स भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के भी पढ़ सकती हो, क्योंकि ये सब जो बुक्स होते हैं ना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे लेखक हो गए हैं या बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए हैं, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय हो गए हैं या तो जेएनयू हो गए हैं, बड़े बड़े इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इनको गहन अध्ययन के साथ लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें और अपना एक एक करके सवाल सामने रखें। ठीक है, आप सवाल रखते जाएं, उनका मैं जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, आप सवाल रखते जाएं। हाँ जी, प्रॉब्लम बताइए, शत्रुघ्न जी आप प्रॉब्लम बताइए। देखिए पीएसआईआर की जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने पहले ही बताया है कि ये पॉलिटिकल साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको प्री में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, आप मानो चाहे बात नहीं मानो, क्योंकि कंडीशन जैसा भी हो, कंडीशन जैसा भी हो, पीएसआईआर जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, ये आपको मतलब कि प्री में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और एक टाइप से देखा जाए तो जो ये यूपीएससी एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल टाइप्स के। तो आप देखेंगे कि पीएसआईआर जो है ये बहुत ही एडवांस ये माना जाता है। हाँ जी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट है। देखिए आपके लिए कोई भी बेस्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो आप लोग डायरेक्ट एडवांस बुक में चले आते हैं, पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को आप पहले पढ़िए, उसके बाद आप जो है एडवांस बुक एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ज़्यादा समझ आने का मतलब ये नहीं कि मतलब कि ये आने लगेगा कि मतलब अच्छा लगने लगेगा। ज़्यादा समझ आने का मतलब है कि आप इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद जब एम लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे, तब आपको जो नॉलेज होता है, सोचने समझने का जो नॉलेज होता है, वो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। और वो जो होता है ना कि रटने की जो आदत होती है, उससे बचोगे। क्योंकि आप देखो भाई, डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत को यदि पढ़ते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ, डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ोगे कि बुक से दुकान से उठाकर, तब आपको ज़्यादा वो नहीं, मतलब अजीब टाइप का लगेगा। ठीक है, जी सही कहा, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, नहीं तो लक्ष्मीकांत भी दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर, और साथ ही न्यूज़पेपर को भी रखते जाइए, क्योंकि देखिए आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट के
बड़े दिग्गज दिग्गज कैंडिडेट आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आप करंट अफेयर्स को नहीं जहन में रखते हो या उसको ले करके नहीं पढ़ते हो न्यूज़पेपर को, तब आपका तो यूपीएससी क्लियर होने से रहा। क्योंकि अभी आप ज़्यादातर देखोगे ना प्री के क्वेश्चंस, तो हम मतलब कि 80 से 70% वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है। तो आप करंट अफेयर को लेके चलो, न्यूज़पेपर को लेके चलो, और जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं, जो एडिटोरियल छपते हैं, जो संपादकीय छपते हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो। और न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम 2 महीने 3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। क्योंकि देख लो, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई ठीक नहीं है। वो 4 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछ सकता है, 3 साल पुराना भी, 2 साल पुराना भी, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। ठीक है, देखिए, आपको ग्रेजुएशन में जो ऑप्शनल लिया है, या तो आपने ग्रेजुएशन में जो ऑप्शनल का चॉइस किया है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखो, आपने ग्रेजुएशन किया तो क्या एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि समझ रहे हो 3 साल, यानी कि लगभग वही 1000 डेज, ठीक है। तो आपने क्या ग्रेजुएशन के टाइम में सोचा था कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कि सवाल पूछा था, अच्छा ही था, किन्होंने पूछा था, राधिका शर्मा जी ने पूछा था। तो क्या आपने फर्स्ट ईयर में ठाना था कि मुझे यूपीएससी करना है? बताएं जरा मुझे। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में ठान लिया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो ऑप्शनल दिया जाता है कि आप अपने चॉइस से एक सब्जेक्ट चुनो। और जब आप, हाँ, तो जब आपने फर्स्ट ईयर में मतलब रखा है कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तब आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे ऑप्शनल में अपना 100% देना है, यानी कि ऑप्शनल में मुझे अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। इसीलिए जब आप ऑप्शनल लेके चलते हो या ऑनर्स किसी पेपर को लेके चलते हो ग्रेजुएशन में, तो कहीं ना कहीं जब आप 3 साल उस सब्जेक्ट को मान के चलो आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑप्शनल में वो फ़ायदा करेगा। क्योंकि आपने 3 साल बेसिक स्टडी उसमें किया है, तो ऑप्शनल में जरूर जरूर है कि वो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। हाँ, बात रहा वो अलग कि आपने यदि आपको यदि पसंद नहीं आया, या तो 3 साल में आपको दिमाग में वो घुसा उसा नहीं, या समझ नहीं आया, इंटरेस्टेड नहीं हुआ, तब आप वो अपने तरीके से कर सकते हो। मगर आपको जब आप 3 साल ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को लेके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, PSIR या एक्सेट्रा जो भी हो, तो आप जब 3 साल उसको कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो अच्छा है कि उसे आप ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हो। ऑप्शनल के लिए राजेश मिश्रा सर के नोट्स कंप्लीट, देखिए, मैंने ये भी कहा, मैंने नोट्स के बारे में अगले सेशन में भी, शायद अगले लाइव सेशन में भी बताया था कि नोट्स ठीक है, आप राजेश मिश्रा सर की जो नोट्स है उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो, कोई भी ज्ञान अधूरा जाता नहीं है, बात याद रखना। नोट्स पढ़िए, मगर डिपेंडेंट रहिए ज़्यादा अपने नोट्स पे, ठीक है। अच्छी बात है आप राजेश मिश्रा सर के नोट्स पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आपने क्या अपना नोट्स बनाया? क्योंकि देखिए, आप जब अपना नोट्स बनाते हो ना, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब साबित होता है? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है आपका मेंस एग्जाम में, याद रखिएगा, जिसको हम हिंदी में मुख्य परीक्षा भी बोलते हैं। क्योंकि जो लाइन आप अपने से बनाकर कॉपी में लिखते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपके दिमाग में भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नोट्स बनाते हैं तो सबका अलग अलग तरीका रहा है।
हमको कुछ समझ नहीं आएगा तो भी नोट्स में राइटिंग करते हैं हम। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए पहले ऐसा देखिए, मेरा जो लिखने का है मैं तो कम से कम लिखता हूँ। अब वो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग भी मतलब दिन भर खाली लिखते जाओ, पेज लिखते जाओ, वैसा मैं नहीं कहूँगा। देखिए मैं कम से कम तो जितना मैं ज़्यादा स्टडी करता हूँ, जितना ज़्यादा मैं स्टडी करता हूँ उसके साथ साथ मैं राइटिंग भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है और ये सभी को पता है और आपको भी ये पता होना चाहिए कि पढ़ लेने से आप डायरेक्ट यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें लिखना होता है। तो आप अपना जितना टाइम राइटिंग में दोगे वो आपके लिए उतना बेटर होगा। ठीक है, 10 मिनट में भाई, आपको 10 मिनट में लगभग 250 पेज यानी कि 3 से 4 पेज आपको भरना है 10 मिनट में। मतलब समझ रहे हो कि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे मेंस के, और ये क्वेश्चन जो है मान के चलो ये जो भी क्वेश्चन है इसको जब यहाँ पढ़ोगे तो आपको इतना समय नहीं है कि क्वेश्चन को आप पहले समझोगे, देखोगे, जानोगे, उसके बाद लिखोगे। तब तो एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा 45 मिनट लगा दोगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में घुसा, कॉपी में उतारा, ऐसा होना चाहिए आपका, तब आपको अच्छे। सर यूपीएससी में इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। जी देखिए इंटरव्यू तो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप पीटी क्वालिफाई करते हो, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो, तब आपको पीटी के लिए बुलाया जाता है। वो भी क्या, मेंस क्वालिफाई करने के बाद सबको नहीं बुला लिया जाता है, उसमें से लगभग वही 2000 कुछ बच्चों को बुलाया जाता है, यानी 50% का सिलेक्शन होता है, 50% को छाड़ दिया जाता है। तो पीटी बहुत जरूरी है। देखो पीटी करने के लिए आपका जो बोलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आपका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, किस टाइप से बात करते हो, आप अपने जो भाव को है किस प्रकार दूसरों के सामने व्यक्त करते हो, ये भी जरूरी होता है। स्टडी टारगेट कंप्लीट होना जरूरी है, उसी से आउटपुट जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारा स्टडी कुछ काम। हाँ देखिए ये अच्छा सवाल किया है राधिका शर्मा ने, क्योंकि हाँ यूपीएससी आईपीएस जरूर बनेंगे आप। ठीक है, देखिए जब आप स्टडी करते हो तब आप एक ऐसे जो है पेज बनाओ, या तो डायरी लाओ, डायरी या कुछ भी खरीदो, और आपने 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा कितना पढ़ा वो तो आप पे है, मगर मिनिमम ऐसा सोचो कि 7 घंटा से ऊपर ही पढ़ो। ठीक है, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या आपने कल से कुछ अलग सीखा, ये भी जरूरी रहता है। क्योंकि ये फिर से दिखा देता हूँ, संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें आपको अलग होना पड़ेगा दूसरों से। तो आप सोचो कि लिखो पॉइंट्स में कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, उसको आप एक डायरी में लिख भी सकते हो, आपका मेंस का जैसा भी काम करेगा। हाँ बताइए सर, PSIR के लिए दिल्ली बुक शॉप से बात किए हैं तो बुक नहीं बता रहा है। देखिए होगा कुछ इशू होगा तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि देखिए जब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, तो हाँ ये ज़रूरी होता है कि आप नए नए जो मार्केट्स में बुक आए हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप कोशिश करो। ठीक है, दिल्ली बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से बात किए। ठीक है, आप बात करो और यहाँ तक कि नोट्स भी मंगाओ, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, देखिए क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। शुभम कुमार का नाम सुना है आपने? शुभम कुमार का AIR रैंक 1, उन्होंने भी जब घर में थे, लॉकडाउन में जब वो घर में थे, तब उन्होंने भी बताया था अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने भी जो है नोट्स मंगाए थे, क्योंकि उस टाइम तो सारे कोचिंग बंद हो गए, तो नोट्स मंगा के घर में स्टडी करी थी अपनी, मगर स्टडी को नहीं छोड़ा था। तो ये बात कहने का है। ठीक है, शुभम कुमार।
तो उन्होंने भी स्टडी का जो मटेरियल है मंगाया था। अब ऐसा बात नहीं है कि स्टडी का मटेरियल मंगाया कि मतलब कि डायरेक्ट मंगा लिया स्टडी मटेरियल, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि शुभम कुमार का उन्होंने पहले भी यूपीएससी क्रैक किया था, ये पता है ना आप सभी को। हाँ, बिहार कैडर के थे, हाँ, तो उन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया था, तो पहले से स्टडी करी, फिर जब एग्जाम सामने आ गया तो नोट्स मंगाया। नोट्स कहाँ से मंगाया? दिल्ली से घर मंगाया, घर में गहन अध्ययन किया और यूपीएससी रैंक 1 ले आए। मैं ट्वेल्थ में हूँ जी। आप ट्वेल्थ में हैं, यूपीएससी का तैयारी करना है, क्या करे? कोचिंग ज्वाइन करे या सेल्फ स्टडी करे? देखो बाबू, कोचिंग ज्वाइन कब करोगे? जब तुम अपने आप को पूरा काबिल बना लोगे यूपीएससी के लिए, क्योंकि बेकार में कोचिंग के लिए पैसे क्योंकि थोड़ा मोड़ा पैसा थोड़ा ना लगता है यार, बहुत मतलब कम से कम आपको अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे, समझे? तो देखिए, कोचिंग आप अकबका के देखो, जोश में आकर होश मत खोना कभी भी, ये बात जरूरी याद रखना, क्योंकि जब आप ट्वेल्थ में हो तब आपके पास ट्वेल्थ हो गया, मान के चलो आपने 11th कर लिया तो आपके पास ट्वेल्थ हो गया, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का 3 साल हो गया, ठीक है? तो समझो कि आपके पास 4 साल है, तो कम से कम 3 साल अपना सेल्फ पे भी ध्यान दो। 1 लाख से ऊपर फीस है जी, सही कहा आपने राधिका शर्मा, सही कहा, 1 लाख से ऊपर ही फीस है। वो तो राधिका शर्मा जी ने मिनिमम बताया, 1 लाख मिनिमम बताया, इससे भी हाईएस्ट कितना लगता है? तो आप डायरेक्ट कुछ पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट चल जाओगे यूपीएससी में कोचिंग में पैसे देने, तो वो तो पूरा बर्बादी हो जाएगा। अरे भाई, पहले अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उस टाइम से बनाओ। तो कोचिंग चल जाओगे तो तुम पहले तो सेल्फ स्टडी करोगे, फिर कोचिंग का पढ़ोगे, फिर ये करोगे, मतलब कि हरासमेंट होगा। तो अपने आप को पहले उस हिसाब से ढालो, समझे? समझे? चलिए एक एक करके और सवाल पूछते जाएं, ठीक है? अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जरा मुझे उसका जवाब दीजिएगा। नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में क्या आप जानते हो? नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या है? नागर शैली और द्रविड़ शैली पढ़ा? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नागर और द्रविड़ शैली क्या है दोनों? नागर शैली और द्रविड़ शैली। एक एक क्वेश्चन भी रखता जाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी सामने एक आध रख देने से अच्छा होता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में क्या आप लोगों ने पढ़ा है यूपीएससी रामशरण शर्मा की किताब से? किसी ने? दृष्टि आईएएस के 2 लाख, सही बात है, लगते हैं बाबू, उतने फीस लगते हैं। नहीं पढ़ा है? हाँ, राधिका शर्मा ने पढ़ा है। जरा क्या किससे संबंधित है थोड़ा बताएंगे आप लोगों में से कोई? देखिए, शर्माने की बात नहीं है, ऑफ कोर्स यूपीएससी कोई मतलब छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, और क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आ रहा तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जब मैं भी शुरू में स्टडी करता था तो नहीं समझ आता था, फिर धीरे धीरे स्टडी किया तब। ये क्या है देखो, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो मंदिर स्थापत्य कला है उनके उदाहरण हैं। जैसे उत्तर भारत में नागर शैली जो कुछ इस प्रकार का मंदिर, इसको नागर शैली बोलते हैं, और द्रविड़ शैली जो साउथ में बनता है, जो देखे हैं ना साउथ की मूवी में आपने देखा होगा या मंदिर देखा होगा, इस टाइप का मूवी रहता है ना ऐसे ऐसे, तो ये मंदिर से रिलेटेड है नागर शैली और द्रविड़ शैली। हाँ, कला संस्कृति से रिलेटेड है। देखिए, राधिका शर्मा स्टडी करती हैं और गहन स्टडी करती हैं, तो अच्छी बात है कि जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या क्वेश्चन सुनाते हैं तो उनका जवाब मिलता है तो अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आप लोग अपना क्वेश्चन रखते जाएं, ठीक है? ठीक है, और न्यूज़पेपर को ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते जाएं। और आप लोगों ने यदि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है? उसमें भी उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जुड़ते जाएं और जो सवाल है पूछते जाएं। हाँ, मैंने एक था क्वेश्चन था, किसी ने ज्योग्राफी से पूछा था, उनका मैं सॉरी जवाब नहीं दे पाया, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, उन्होंने पूछा था मानचित्र, भारत का जो मानचित्र उन्होंने पूछा था कि सर भारत का मानचित्र कैसे बना है, स्पीडली कैसे बना है। देखो, भारत का मानचित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है,
कि ये ऐसे, ये ऐसे गया, ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये आपका इधर का हो गया गुजरात, ऐसे ये गुजरात बन गया, ठीक है। अब इधर गुजरात बना, उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा टानना है राजस्थान के लिए, ऐसे राजस्थान ये बना, ठीक है। अब इसको ऐसे ले जाना है, इसको ऐसे ले जाने के बाद ये ऐसे 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 ये आ गया ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद ऐसे जाने के बाद इसको पूरा ऐसे ले जा कर के ये पूर्वी भारत का मैप ऐसे बना करके इसको ऐसे बनाना है। तो ये बन गया ना भारत का मैप। थोड़ा सा है। अब देखिए, आपको एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एकदम क्लियर भारत का मैप बना करके ही दिखाना है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता और वैसा कोई कर भी नहीं सकता। तो आप लोग इतना मैप बनाना ज़रूर सीखो कि उसमें आप मतलब समझा सकते हो कि देखो, जैसे कि मान के चलो ये प्रायद्वीप भारत हो गया, यहाँ से इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर आपका हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, इधर आपका हो गया अरब महासागर हो गया। तो देखिए, मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। इन्होंने कल किसी ने पूछा था मंदिर के ऊपर के किस्से के शेयर शॉर्ट्स में लैंग्वेज में क्या, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पूछते जाएं। आप लोगों का जो भी सवाल है वो रखते जाएं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन रखते जाएं और न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें, ठीक है। और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं जो हिस्ट्री के हैं या पॉलिटिकल्स के हैं या ज्योग्राफी के हैं उनकी क्लास में लाइव लूँ। क्या मैं मतलब कि आप बता सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, मगर आप लोग जो है बताइएगा। यदि आपको क्लास की भी ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा, मैं क्लास भी ले लूँगा, ठीक है। सर हम अभी 5 से 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं सी सेट के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते हैं सी सेट का। सी सेट का मतलब क्या हो गया? सी सेट का मतलब हो गया सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि आपको वो थोड़ा सा बौद्धिकता, क्षमता, तार्किकता, वो आपको यूपीएससी देखना चाहता है आपको। और ऐसे भी तो सी सेट 30% रहता है कि आपको 30% क्वालिफाई करना है सी सेट। तो सी सेट पे देखो आप मेहनत करो, बात क्लियर है कि सी सेट पे आप मेहनत करो। मेहनत जितना करोगे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम देना है तो आपको सी सेट भी क्वालिफाई करना है। 30 देख मतलब कि 100% में तो आपको 30% लाना ही है सी सेट में। तो आप प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि आपको 90% या 80% सी सेट में लाना है। 30% लाने से भी सी सेट में काम हो जाता है, क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि सी सेट को भी ज़्यादा ध्यान दें, और ख़ास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो सी सेट को ज़्यादा ही ध्यान दे तो जरूरी अच्छा रहेगा, समझे। सर ये आपने बहुत अच्छा किया, मेंस के क्वेश्चन लिख कर दिखा या हिंदी मीडियम प्रॉब्लम थी। देखिए ये तो मेरा, देखिए एक टाइप से कहा जाए तो मेरा एक अनुभव ही बोल सकते हैं या आपके लिए मदद ही बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम के लिए राइटिंग तो आपको पता ही है, राइटिंग और आंसर प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं वीडियो डालता रहता हूँ। हाँ, एक आईएएस की तैयारी करने से पहले ही डर लगता है, कैसे तैयारी शुरू करें? देखिए डर सबको लगता है। आप समझ रहे हो कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हो, आप एसडीएम बनने जा रहे हो, इतना बड़ा पोस्ट है, समझे। तो डर तो लगेगा ही, इतना बड़ा सिलेबस है और डर तो लगेगा ही, मतलब सिलेबस तो डर लगेगा ही, सिलेबस को देख करके डर तो है भाई, सबको लगता है। हाँ, डर तो सबको लगता है, क्यों नहीं लगेगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम थोड़ा है, आपको मैं दिखाता हूँ। प्री का एक एग्ज़ाम हुआ,
पेपर 1, प्री का 2 एग्ज़ाम हुआ, ऊपर से इधर 7 एग्ज़ाम हुए, यानी 10-12 एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब आप एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब देते हो तो उसके लिए आप कम से कम 1 या 2 एग्ज़ाम देते हो। यहाँ यूपीएससी आपसे 12-12, 13-13 एग्ज़ाम करवाती है, तो डर तो लगेगा ही, समझे। तो डरिए मत, डर का सामना कीजिए। देखिए डर कैसे जाएगा, सबसे बड़ा बात है कि डर को कैसे हटाना है। जब आप स्टडी करने लगोगे ना, मेरी बात सुनो और ये कान खोल के सब ध्यान से सुनो, जब आप स्टडी करने लगोगे ना तो आपको यूपीएससी भी आसान लगने लगेगा। मगर जब आप स्टडी करने लगोगे नियमित रूप से, तब आपको जो यूपीएससी का जर्नी बहुत आसान लगने लगेगा। तो आप स्टडी को ना रोको, जब आप स्टडी ही नहीं करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, हार्ड लगेगा, तब तो डर तो लगेगा ही सबको, ठीक है। हाँ, जब तक स्टडी आउटपुट नहीं निकलेगा टेस्ट सीरीज में क्लियर कर पाएंगे। जी देखिए, टेस्ट सीरीज भी लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, मगर टेस्ट सीरीज कब लगाएं? जब आपका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो जाए, या मान के चलो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया तो एंशियंट हिस्ट्री की टेस्ट लगा लो। और हमेशा एक मैप ना, ऐसे मैप देखो, ऐसे मैप जो है हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है। ऐसे हो गया पॉलिटिकल हो गया, और ये वर्ल्ड मैप हो गया, ये सब हमेशा अपने साथ रखना। क्योंकि देखो जब आप एग्ज़ाम बनाते हो ज्योग्राफी का या किसी भी चीज़ का, तो आप मैप दीवार में टांग के रखते हो, वो अच्छी बात है, मगर वो दीवार में टांग के रखते हो तो उसमें ज़्यादा फेयर नहीं करोगे ना। दीवार में टांग दिया तो उसमें पेन स्केच से थोड़ा ना चलाओगे, तो आपको ऐसा 1-1 रुपया 2-2 रुपया में मिलेगा, आप इसको खरीद सकते हो, तो आप उसके साथ करो प्रैक्टिस। ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से करें? जी बहुत अच्छा सवाल है कि ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से करें। देखिए कौन सा सब्जेक्ट से करें मतलब कि आपको कौन सा सब्जेक्ट से करना है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको किस में अच्छा लगता है पढ़ने में, उस सब्जेक्ट से कीजिए। और थोड़ा सा ये भी सोचे कि, और थोड़ा सा ये भी ट्रेंड देख के करें कि किस में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं और क्या मेरे लिए लेना सही रहेगा। आप हिस्ट्री ले सकते हो, आप सोशोलॉजी ले सकते हो, आप पॉलिटिकल ले सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट है। यूपीएससी में 100 क्या है सी होता है 99। जी 100 वैकेंसी होता है, एक सीट, आपको एक सीट से मतलब है। हमारे जब स्कूल में भी या हम भी प्रिपरेशन करते थे तो टीचर भी कहते थे कि आपको एक सीट से मतलब है। अरे भाई आपको एक ही सीट से मतलब है, आपको 2-2 बार एसडीएम नहीं बनना है, आपको 2-2 यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करना है, आपको एक एग्ज़ाम देना है, एक प्री देना है, आपको जो है एक बार एग्ज़ाम देना है, एक बार इंटरव्यू देना है, एक सीट लेना है, और क्या है यार। पता है कि 150 रुपया में ऐसे देखा जाए, अगर हम कोचिंग को छोड़ दें तो 150 रुपया में यूपीएससी बोलता है कि 150 रुपया दो और आओ बन जाओ एसडीएम। 150 रुपया फीस है, पता है ना सबको, 150 रुपया फीस है यूपीएससी फॉर्म भरने का। तो 150 रुपया फीस है, तो 150 रुपया में आप आईएएस बन रहे हो, समझ रहे हो उस टाइप से देखा जाए तो। क्योंकि कितने सारे ऐसे होते हैं जो सेल्फ तैयारी करके भी। हाँ जी सर, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 2025 में होगा, ऐसे लिखते हुए मैं 2024, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सॉल्व 2024 में मेरा 21 ईयर्स हो जाएगा। देखिए 2024 में 21 ईयर्स हो जाएगा और आपका 21 ईयर्स हो जाएगा तो सही है, 21 ईयर्स तो मिनिमम एज ही होता है। हो जाएगा, देखिए 21 ईयर्स हो जाएगा तो बढ़िया है अपना। देखिए अपने को क्या करना है, एक टाइम टेबल लेके चलना है, ऐसे कि ये मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, मेरा इतना यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये मेरा सेकेंड ईयर हुआ, मेरा इतना यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये मेरा फाइनल हुआ, इसमें मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट और यूपीएससी का फुल प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। बाकी जो 1 साल बचेगा उस टाइम में तो आपको पूरा अपना एफर्ट लगा देना, यानी जी जान लगा देना। जो आपका फाइनल ईयर रहता है ना यूपीएससी का, जिस ईयर आप एग्ज़ाम दोगे, अपियर होने जाओगे, अरे मैं बताता हूँ, मैं अपना आंखों देखा बताता हूँ तुम्हें कि जो बंदे, जो लड़के जिनका यूपीएससी का फाइनल ईयर होता है, या जिनका 6 मंथ या 1 ईयर बाकी रहता है, 1 ईयर भी जिनका बाकी रहता है या सामने आता है एग्ज़ाम, तो उनका स्टडी देखोगे ना तो आपका
मतलब क्या, मतलब आपका स्टडी उसके सामने कुछ नहीं रहता, दिन रात पढ़ाई पे पढ़ाई, मतलब डीप स्टडी। 2025 में 20 ईयर हो जाएगा, अरे 2025 में 22 ईयर हो जाएगा तो अच्छा है ना। 21 ईयर्स, देखिए यूपीएससी का मिनिमम मेरे हिसाब से, हाँ शायद 21 ईयर्स रहता है, मिनिमम एज रहता है, ठीक है। तो 21 ईयर्स मिनिमम एज है वो, और 22 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, हमारा भी सुन लो। अरे बताइए ना आकाश जी, आपका भी सुनेंगे, सबका मैं सुन रहा हूँ। टीजीटी की किताब कला की कौन सी किताब अच्छी रहती है? देखिए कला के लिए हम बात करें तो टीजीटी की कला के लिए तो मैं उतना सजेशन नहीं दे पाऊंगा, सॉरी, मगर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और ज़रूर ही बताऊंगा। प्रतीक जी, मैं आपको इसके बारे में अगले सेशन में ज़रूर इसके बारे में डीप स्टडी, गहन स्टडी करके आपको ज़रूर इसका मैं बताऊंगा। हेलो सर, हाँ बताइए, आप कुछ बोल रहे थे आकाश जी। आकाश जी बताइए, आपका भी प्रॉब्लम सुना जाएगा। देखिए आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो यूपीएससी से लेकर के या किसी भी एग्ज़ाम से लेकर के, खास करके यूपीएससी से लेकर के, तो आप बेझिझक पूछिए मुझसे, समझे। अब देखिए पूछने से ही जो होता है ना, हिम्मत बढ़ता है, क्योंकि आप जब अपने आप को उस अनुरूप में नहीं ढालोगे तब तो आपको पर्सनैलिटी जो टेस्ट होता है ना वो गया आपका। क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट में जो होता है ना, आपका हिम्मत चेक किया जाता है कि क्या आप में वो एबिलिटी है। वहाँ नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाता, वहाँ व्यक्तित्व टेस्ट किया जाता है कि कैसा बंदा है, क्या ये संभाल पाएगा कि खाली स्टडी करते रह जाएगा। देखिए स्टडी करके तो बहुत कुछ आते हैं, इनफैक्ट जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए पहुंचते हैं तो उनके लिए ये पूछना नहीं है कि उन्होंने स्टडी कितना किया, भाई बहुत स्टडी किया होगा, मगर एक पर्सनैलिटी टेस्ट, उनका नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट, उनको बनाया ही गया कि स्टडी से अलग कुछ पूछना है। तो आप अपने आप को उस काबिल ढालो, दूसरों से बात करने की कोशिश करो, डिबेट में जाओ, वाद विवाद करो दूसरों से, तब आप जो है कर पाओगे उसको। आप अपना क्वेश्चन पूछते जाएं और पूछते ही जाएं, समझे। चलिए आप लोग अपना क्वेश्चन पूछते जाए और लाइव हो करके जुड़ते जाए, और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं ये भी मुझे बता दें, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं ये भी मुझे बता। और आप लोग जब स्टडी करते हो तो आप लोग वाइट पेज में मेंस का तैयारी बिल्कुल करो। देखिए मेंस का तैयारी बहुत ज़रूरी होता है, मेंस का तैयारी नहीं करोगे तो आप लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ठीक है, आप लोग अपना सवाल इकट्ठा करके रखो, अच्छी बात है। देखिए सवाल अपना ज़रूर रखो। जीएस पेपर एक दिन लगता है या अलग अलग 4 पेपर होते हैं? देखिए जीएस पेपर जो होता है ना, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये चारों अलग अलग दिन में होता है बाबू, याद रखना। किसने पूछा था सवाल? राधिका, हाँ ये चारों अलग अलग दिन में होता है। अरे भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, एक दिन में थोड़ा ना संभव हो पाता है। यूपीएससी के बारे में बताएं, यूपी पीसीएस के बारे में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए उत्तर प्रदेश सर्विस पब्लिक कमीशन का ये देखा जाता है ना कि यूपीएससी का सिलेबस और यूपीपीसीएस का सिलेबस लगभग सेम ही माना जाता है, ठीक है। तो आपने जब यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लोगे तो लगभग समझ जाओ कि यूपीपीसीएस का सिलेबस क्लियर हो गया, क्योंकि यूपीपीसीएस टफ एग्ज़ाम है, माना जाता है टफ एग्ज़ाम इसको। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को टफ एग्ज़ाम माना जाता है, रियली में टफ एग्ज़ाम है। आप जब यूपीएससी का पढ़ लोगे तो आपको यूपीपीसीएस का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 आवर के पेपर टाइमिंग है। 3-3 घंटे तो लगते ही। अब 3-3 घंटे करके एक दिन में चारों पेपर का करवा लेगा तो 3 × 4 12 घंटे का एग्ज़ाम कराएगा, माथा खराब है वो। एग्ज़ाम तो 12 घंटे का एग्ज़ाम होता है कहीं, तो 3-3 घंटे का एक पेपर कराता है। और एक पेपर में मैं आपको बता दूं ना,
जो डीप स्टडी भी करते हैं ना, जो फुल स्टडी भी करके जाते हैं ना, उनको ये जो 250 होता है ना, तो 250 में 100 नंबर लाते लाते उनका हालत ख़राब हो जाता है। ये बात याद रखना। आप जब सोचते हो ना कि यूपीएससी में नंबर ऐसे ही मिल जाता है, नहीं, बहुत गलत बात है। यूपीएससी में जो 250 होता है, जो 100 नंबर लाते हैं, उनसे पूछो कि कितना स्टडी करते हैं, तब 100 नंबर आता है। आज आप मेंस क्वालिफाई भी कर लोगे ना, तो पूरा पढ़ के भी जाओगे ना, तो 85 50 ऐसे करके नंबर आएगा, क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि, क्योंकि काहे 50 नंबर क्यों आएगा, क्योंकि आप पेजे नहीं भर पाओगे उतना, क्वेश्चन ही दिमाग से ऊपर भागेगा। पेज भर पाओगे तब ना आप 150 190 170 नंबर ले पाओगे। पेज भर पाओगे तब ना भाई। ऐसा थोड़ू है कि कुछ अलाय बलाय लिख के चला है। आपको रिलेटेड भी लिखना है, उससे बढ़िया भी लिखना है, और पेज भी भरना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 चीज करना है, क्वेश्चन के रिलेटेड भी लिखना है, पेज भी भरना है, और समय को भी देखना है, समय को देखते हुए, समझे। और क्वेश्चन है, सर मेरा ग्रेजुएशन सत्र 21-24 है, लेकिन जो मेरे सीनियर हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, करके बोले कि फर्स्ट ईयर चलता है। रुकिए, देखिए देखिए देखिए, क्वेश्चन किन्होंने किया है, शत्रुघ्न कुमार जी। मैं आपको बता देता हूं कि जो यूपीएससी एग्जाम होता है ना, वो कभी नहीं बोलता है फॉर्म भरने के टाइम में कि आप मुझे अपना पूरा परसेंटेज बताओ कि आपका 78% है ग्रेजुएशन में ना 30% है। ये कभी नहीं पूछता है। अब पेयरिंग में भी फॉर्म भरा जाता है, ये बात याद रखो। ग्रेजुएशन आपने फर्स्ट ईयर किया, ग्रेजुएशन आपने सेकेंड ईयर किया, जब आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जाते हो ना, तब आप अपेयरिंग कहलाते हो। जब आप फाइनल ईयर में जाते हो तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो। तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी यूपीएससी का एग्जाम भर सकता है। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी का पूरा कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है, तो आपको 1 साल तक तो वो रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना। 1 साल तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप पेयरिंग में भी फॉर्म भर सकते हो शत्रुघ्न जी, ठीक है। तो आप ये जरूरी रखो कि आपको अपना स्टडी करना है। और देखो, जब यूपीएससी का मैं कुछ क्वेश्चन वोश्चन भी लगातार छोड़ूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने, तो उनको भी आप थोड़ा देख लेना, करंट बेस बना करके उसको छोड़ूंगा, और आप पढ़ते रहना, ठीक है। तो बहुत सारे अब बच्चे को शायद ये हो रहा है, मिल जाएगा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग अपनी स्टडी को ध्यान से रखो, ध्यान में रखो आप अपनी स्टडी को, ठीक है। और मेरी ये कामना रहेगी कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसको आप अच्छे तरीक़ा से बना के रखोगे, ठीक है। और मैप में ज़्यादा ध्यान दो बाबू। देखो, यदि तुमको कम लिखने के साथ यदि तुम पेज नहीं भर पाते हो और तुमको मार्क्स भी चाहिए, तो तुम एक काम कर सकते हो, मैप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। अरे मैप बना के छोड़ोगे तो उसका बात ही कुछ अलग है भाई। यदि कोई तुमसे टैलेंटेड भी बंदा है, ज़्यादा भी पढ़ा है, मगर तुम्हारा मैप अच्छा है, तो तुम उसको पीछे कर सकते हो। हल्का सा एक मैप छाप दोगे ऐसे, तो उसका मतलब नहीं बोलते हैं, खुशी टाइप का उसका आ जाएगा। और खुशी टाइप का आने के बाद क्या होगा कि तुमको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आप मैप में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सभी अपना राय मत रखें, और ये ज़रूरी है कि आप अपना, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपना स्टडी कंटिन्यू करें, कंटिन्यू ही करें। क्योंकि देखिए, इसका यूपीएससी का एक अच्छा फंडा है कि एक कहावत है ना कि शिकार करो या शिकार बन जाओ, ठीक है। यानी कि शिकार करो नहीं तो शिकार बन जाओ। यानी कि जब तुम स्टडी नहीं करोगे तो शिकार ही बन जाओगे।
सर मेरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन कीजिए। जी जी, आपका सॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा 2025 में, तो क्या करेंगे। अरे देखिए सर्टिफिकेट आपको मैंने बताया ना कि आप जब थर्ड ईयर, क्योंकि यूपीएससी देखो हर साल निकालता है एग्जाम, ठीक है, हर साल निकालता है वो फॉर्म, ठीक है। तो जब तुम जिस साल अपेयरिंग रहोगे तो उस साल फॉर्म भर देना। क्यों नहीं होगा, अपेयरिंग में भरोगे, एग्जाम क्लियर होगा तो हो जाएगा। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि अब मैं लाइव सेशन ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी स्टडी करना है, ठीक है। देखिए आप स्टडी को रखिए और मैं लाइव सेशन को अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी जो भी क्वेश्चन है उसको आप बचा के रखें अगले सेशन के लिए, क्योंकि अगले सेशन में वो आप पूछ सकते हो। जी हाय गुज्जर जी, हाय, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन बोलिए, क्योंकि मैं लाइव सेशन ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रखें, ठीक है। अपना क्वेश्चन पूछते रहिए। देखिए क्वेश्चन आपको लगे कि अच्छा है या खराब है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को पूछो। ऐसा भी होता है कि आपका जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो दूसरों के लिए भी वही क्वेश्चन होता है, तो आप क्वेश्चन को पूछते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन से ही जो होता है, क्वेश्चन पूछ के ही जो आदमी जो है आगे सीखता है। तो आप क्वेश्चन को पूछते जाओ, क्वेश्चन पूछने की ये रखो। हाँ जी, करेंट के लिए कौन से मैगजीन पढ़ें। देखिए कुरुक्षेत्र भी आता है, आपका हिंदी एडिटोरियल भी आता है, एक द हिंदू आता है, द इंडियन एक्सप्रेस आता है, आप इन सभी को पढ़ सकते हो। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है कि न्यूज़पेपर को पढ़ो मत, न्यूज़पेपर पढ़ो मत, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बनाओ। ऐसा एक कर लो कि तुम बिना न्यूज़पेपर के रह ही नहीं सकते, ऐसा एक अपना आदत बनाओ, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी होता है करंट अफेयर्स के लिए। आप किताब पढ़ के तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लोगे, थोड़ा थोड़ा वो क्वेश्चन बन जाएंगे, मगर ये करके आप, मेरा सबसे बड़ा टेंशन है क्या। अरे सर PSIR आपका सबसे बड़ा टेंशन है जी, आपका टेंशन नहीं है, वो सबका टेंशन है, मगर टेंशन को पाल के रखने में तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा। जब आपने PSIR लिया है, ऑप्शनल का चॉइस किया है, तब आपको तो वैसा पढ़ना ही होगा। हमें बताया ना कि प्री में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जी विजन IAS, ठीक है, बिल्कुल सही है विजन IAS। आप जितने भी टॉपर देख लो यूपीएससी के, सभी फॉलो करते हैं विजन IAS को। अरे पढ़ने का आदत डालो, मैं हमेशा करता हूँ कि नहीं होगा। किताब को पढ़ के जब सब, दो किताब को पढ़ के यदि कोई IAS या यूपीएससी क्वालिफाई कर, जो पता है कि तुम्हें जो यूपीएससी में मान के चलो 890 वैकेंसी निकलता है ना, तो उसमें जिसका 890 रैंक रहता है ना, उससे भी जाके पूछ लो, उनका इतना भी स्टडी शायद आप अभी नहीं करते होगे, जिनका 890 रैंक आता है। कोई बुक बताइए, किसके लिए जी, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, या पॉलिटिकल साइंस के लिए। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस के लिए तो सबसे पहले आप क्लास 8 से स्टार्ट करो, या 9 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और 12 तक जाओ, पहले NCERT फॉलो करो। NCERT फॉलो करने के बाद क्या करो कि आप जो बेसिक्स बुक होता है या साइड्स बुक्स होते हैं बुक स्टोर में, उसको खरीदो, जैसे M लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है, उसको खरीदो, उसको पढ़ो, बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती है, ठीक है। और न्यूज़पेपर देखो, जिन्होंने PSIR और या पॉलिटिकल साइंस का नाम लिया है ना, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है न्यूज़पेपर। देखिए हिस्ट्री के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हिस्ट्री से आपको न्यूज़ मिल जाएगा, हिस्ट्री रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, मगर ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसको आपको न्यूज़ पर ही सहमत रहना होगा, निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए या PSIR जिनका भी है, उनके लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना न्यूज़पेपर। तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, देखो न्यूज़पेपर को कभी मत ये कर। अच्छा ऑप्शनल ले कि नहीं, PSIR को बिल्कुल लें। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हो PSIR में, तो आप बिल्कुल ऑप्शनल लें,
हाँ, जीएस पेपर फर्स्ट के लिए इंडियन सोसाइटी के लिए कौन सी बुक फॉलो करें? देखिए, बेसिकली तो इंडियन सोसाइटी के लिए आपको जीएस पेपर 1 के लिए आप देख सकते हो, आप आर एस शर्मा हो गया, या तो आर एस शर्मा तो एंशियंट के लिए, और जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम हो गया, और सतीश चंद्र हो गया, सतीश चंद्र हो गया। इन दो बुक को आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। और देखिए, समय निकलता जा रहा है, और समय के अभाव को भी देखते हुए जो है हमें लाइव सेशन जो है उनको भी जो है ख़त्म करना होगा। हाँ जी, बताइए। सर, सी सेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अरे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, सभी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सिविल सर्विस का सी सेट उठा ले और तुरंत उसका सब सही हो जाए, मगर प्रयास करे। तुमको पता है किसने कहा ये? शत्रुघ्न कुमार जी। आपको क्या पता है कि एक एस्पिरेंट को यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालते निकालते 5 साल से 10 साल लग जाता है? आपको शायद ये पता कर लीजिए। बहुत ऐसे रेयर कंडीशन में होते हैं जो मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट निकालते हैं, वो भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं वो अपना 12th से ही या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जब सी सेट को बोल रहे हो कि सर एक बार में सॉल्व नहीं होता, तो यार आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाओ, समझे। क्योंकि देखो, सी सेट में आप 30% नहीं ला पाओगे और फेल हो जाओगे, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात हो जाती है, समझे। ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं, और आप देखिए वीडियो को लाइक करते जाएं, ठीक है। देखिए, लाइक होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक होते जाएं, समझे ना जी शत्रुघ्न जी। तो देखिए, अब मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूँ, सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। और अपना क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी आप कीजिए, और देखिए अपनी स्टडी को बाबू मेहनत के साथ पढ़ो, क्योंकि सिविल सर्विस में तुम इतू सा गलती करोगे ना तो वो तुमको इतना खा जाएगा, याद रखना। बहुत बहुत टफ एग्ज़ाम है, याद रखना। एक गलती में ना आपको पूरा मतलब कि आपको जो पूरा 3 साल या 4 साल मेहनत की हो सब वो आपको ये कर लेगा। सर जी, मैं इतिहास में इंडियन सोसाइटी के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, इंडियन सोसाइटी के लिए पूछ रहे हो तो देखिए, सबका सवाल का जवाब इस टॉपिक में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए अभी 1 घंटा से प्लस होने को जा रहा है, और मैं कोशिश करूँगा गुज्जर जी, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो, देखिए अभी मैं ऐसे बुक का नाम ले लूँगा तो आप भी उस पर डिपेंड हो जाओगे। तो मैं पहले उसका ये करूँगा, स्टडी करूँगा कि हाँ, इंडियन सोसाइटी के लिए कौन सी बुक अभी ट्रेंड में अच्छी साबित हो रही है और क्या क्या उससे रिलेटेड पढ़ना है, तब मैं आपको अच्छी तरीक़ा से उसमें जो है बता सकता हूँ। क्योंकि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देना ही मेरा जो है सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। आप अपना स्टडी को अच्छा से करो, ठीक है। तो देखो, आप ये भी कर सकते हो, जिनका भी जो क्वेश्चन है या जो भी बुक्स उसको ले करके है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कोई भी मेरे एक शॉर्ट्स वीडियो में या लॉन्ग वीडियो कहीं भी जा करके मिस्टर अमित CSC ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। कोई भी मेरे एक वीडियो में जाना, टेलीग्राम का लिंक खोजना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स उसमें जुड़े हैं ऑलरेडी, और आप भी जुड़ जाओ। तो उसमें मैं क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट्स जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। टाइमिंग जोन क्वेश्चन राइट किया है कमेंट्स में, क्या क्वेश्चन राइट किया है टाइमिंग जोन? राधिका शर्मा जी, देखिए अब समय होने को आ रहा है, और अब मैं जो है लाइव सेशन को एंड करने जा रहा हूं। तो आप लोग अपना क्वेश्चन को
टेलीग्राम में मुझे भेज सकते हैं। और देखिए मैं डेली लाइव आता हूँ, ठीक है, डेली लाइव आता हूँ, तो आप डेली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं आपको अलग अलग भी बुक्स दिखाऊंगा। कल मैं आपको दिखाऊंगा इग्नू के नोट्स, जो इग्नू के जो नोट्स होता है वो कितना कारीगर सिद्ध होता है। देखिए, हाँ, अंकित प्रसाद जी, हिंदी मीडियम से कब से तैयारी कर रहे हो? देखिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, पहले तो इसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। देखिए, हिंदी मीडियम का बात हो तो मुझे बहुत इतने दिन हो गए हिंदी मीडियम से तैयारी करके, मगर मैं जब हिंदी मीडियम से तैयारी किया तो मुझे ये बात तो समझ आ गया कि देखिए, हिंदी मीडियम प्री में कहीं दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, हल्का फुल्का सी सेट में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होता है, मगर हिंदी मीडियम में जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आंसर राइटिंग का, तब आप उस लायक नहीं बन पाओगे। इनफैक्ट जो हिंदी मीडियम से रह करके आंसर राइटिंग की तैयारी करते हैं ना, तो उनका आप कभी देखोगे, और मैंने अपने खुद देखा है कि इतना वे लिखते थे ना बेचारे, कि इतना लिखते थे कि उनका जो हाथ है ना, वो हाथ ऊपर नहीं उठता था। समझे? बता दूंगा मैं बाद में, जब तैयारी करते थे, जब जिनका कितने बजे लाइव आते हो सर जी? देखिए, लाइव में जो मेरा कम्युनिटी टैब है ना, मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हो, मैं 4-5 घंटे पहले ही बता देता हूँ कि मैं कितने बजे लाइव आ रहा हूँ, ठीक है? तो आप कम्युनिटी टैब में जाकर के देख सकते हो कि लाइव में कितने बजे आऊँगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं अब सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, है ना, टाइम बहुत ही ओवर चला है, और स्टडी, मुझे भी स्टडी करना जाना है। हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लाइक गंगा सिंह जी। सही कहा, गंगा सिंह, जिनका 31वां रैंक आया था ऑल इंडिया पहला अटेम्प्ट में, उसका यूपीएससी नहीं निकला था। यूपीएससी क्यों नहीं निकला था पता है? वही आंसर राइटिंग पेज को नहीं भर पाए थे। जानते तो थे क्वेश्चन, मगर भर नहीं पाए थे। तो गंगा सिंह ने कहा था कि जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और हिंदी मीडियम से हो तो आपको आंसर राइटिंग पूरा करना होता है, तो आप आंसर राइटिंग कीजिए। तो आपको, बेशक राजस्थान के थे गंगा सिंह जी। तो चलिए, अब मेरा भी यार गला बोल बोल के थोड़ा सा सूख गया है। हाँ हाँ, 33वां ही रैंक था। हाँ, थोड़ा सा हुआ होगा। अब देखिए, बहुत दिन पहले मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, तो इनफैक्ट हाँ 33 या 31 ऐसे ही कुछ रैंक था, मगर अच्छा ही रैंक था, ये तो पता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपने स्टडी को कीजिए और मुझे अलविदा देने की कृपा करें। सबको मैं एक बार गुड नाइट बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी गुड नाइट बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, गुड नाइट सभी को, और सभी को स्टडी करें। और नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा आपको, कल दिखाऊंगा इग्नू के नोट्स दिखाऊंगा कि कितना अच्छा होता है इग्नू का नोट्स। ठीक है, इग्नू का नोट्स दिखाऊंगा, प्लस मैं आपको क्वेश्चन बैंक से भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, 2026 में अटेम्प्ट होगा, तो अच्छा से अभी से ही सीरियस तैयारी करो। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, मैं अब लाइव सेशन खत्म करता हूँ। ठीक है, कल मैं आपको बुक्स वुक्स बताऊंगा और इग्नू के भी नोट्स बताऊंगा, न्यूज़पेपर भी बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो अभी सेशन को ख़त्म करते हैं, सबको गुड नाइट। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सबको, रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो और पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रखो। ठीक है, अरे वो आप बता दूंगा कल कितने बजे आऊँगा, वो कम्युनिटी में बता दूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, चलिए ठीक है।